हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अ, अभी हम एलिप्स चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर जेई मेंस। ठीक है। तो रिवीजन हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग सेंटर एट 1,2, वन फोकस एट 6,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। अच्छा, तो उसका सेंटर 1,2 पे है, तो एक एलिप्स बना लो। एक एलिप्स हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, ये इसका मेजर एक्सिस, ये इसका माइनर एक्सिस। इसका जो सेंटर है वो 1,2 पे है। ठीक है, वन फोकस एट 6,2, एक फोकस 6,2 पे है। अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6, और इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है 4,6। ठीक है, तो एक चीज़ देख लो तुम, इसका सेंटर और फोकस दोनों का दोनों वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो यानी सेंटर और फोकस बोथ लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 लाइन कैसा है, y इक्वल टू 2 लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इस टाइप से। अब अब जो है काम करते हैं, तो ये जो एलिप्स है ये शिफ्टेड एलिप्स है। ठीक है, कैसा एलिप्स है ये, शिफ्टेड एलिप्स, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो ऐसे एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो इस एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तुम बताओ सेंटर और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ए ई होता है। ठीक है, ए इंटू ई। तो अब कैसे निकालेंगे, और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए ई का वैल्यू कितना है, 1 2 और 6 2 के बीच का डिस्टेंस यानी 5। तो 5 का होल स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ए और बी के बीच में एक रिलेशन और बनेगा, कैसे, क्योंकि एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6। तो डालो, उसका कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कितना, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर माइनस 25, डाल दो इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 1। आई होप ये तुम सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 25, ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस 225 प्लस ये आएगा 16 ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 25 ए स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस 25 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 ए स्क्वायर। ओके, 50 ए स्क्वायर नहीं, मतलब ऐसे करो इसको, ए टू द पावर 4 माइनस 50 ए स्क्वायर प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू होगा, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट 50 का स्क्वायर यानी 2500 माइनस 4 ए सी, 225 इंटू 4 है ना, 900 अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस 1600 आएगा। 1600 का स्क्वायर रूट कितना, 40/2। तो कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45, या फिर 10/2 यानी 5। ओके, तो उस हिसाब से फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा कितना, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 25। तो ऑफकोर्स ये 5 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर बी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो ए स्क्वायर 45, बी स्क्वायर 45 माइनस 25 यानी 20। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 45
प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 20, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, P is a variable point on the ellipse this, है ना, a dash as the major axis। तो यू कैन सी इस क्वेश्चन में जो एलिप्स का इक्वेशन है उस एलिप्स का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और a का वैल्यू b से बड़ा है। a का वैल्यू b से बड़ा मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, और अगर b का वैल्यू a से बड़ा होता है तो फिर वर्टिकल एलिप्स होता है, ये तो मालूम होना चाहिए। अब इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है ए डैश, इसका मेजर एक्सिस है। तो ये मान लो ए, ये ए डैश, ए का कोऑर्डिनेट होगा -a,0, ए डैश का कोऑर्डिनेट होगा a,0। ठीक है, और p एक वेरिएबल पॉइंट है, तो p एक पॉइंट मान लो। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए इस एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं a cos थीटा, b sin थीटा। यहाँ पे थीटा को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा। तो हमें बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए डैश। तो ये ट्रायंगल बनाओ ए पी ए डैश। तो मैंने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए डैश कितना हो जाएगा, P से एक परपेंडिकुलर खींच दो ए डैश के ऊपर, तो हाफ इंटू बेस, बेस बोला ए डैश को, इंटू हाइट, हाइट यानी कितना हो जाएगा पी क्यू। अच्छा, हाफ ए डैश का लेंथ तो फिक्स है, ए डैश क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये 2a और पी क्यू। ठीक है, पी क्यू का हाइट कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। देखो ना, ये हाइट पी क्यू क्या होगा, p का y कोऑर्डिनेट, तो ये आ रहा है ए बी साइन थीटा। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया वो तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। तो देयरफॉर, अच्छा साइन थीटा 1 मतलब क्या, थीटा π/2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया उसका वैल्यू हो गया a इंटू बी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट जब मैक्सिमम होगा यानी ये पी क्यू का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तभी जाके एरिया मैक्सिमम आएगा। अब पी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब पॉइंट पी तुम्हारा यहाँ पे आ जाए, है ना, पॉइंट पी जब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट बी हो सकता है। ये वाला लेंथ कितना होता है बी, तो सीधा सीधा पी क्यू की जगह पे बी डाल दोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स दिस, है ना, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ समझो, ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन होता क्या है कि यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है और यहाँ पे कोई फोकस होता है। तो एलिप्स का या किसी भी कोनिक सेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, PS अपॉन PM, दिस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी आता है हमेशा किसी भी कोनिक के लिए। ठीक है, यानी PS इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी टाइम्स ऑफ PM। ठीक है, अच्छा, यानी PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब ये जो इक्वेशन है, मतलब दे रखा है 5x - 10 + 5y + 15, इसमें से 5 तो कॉमन आ जाएगा, तुम्हें दिख रहा है, तो ले लो 5 कॉमन, तो बाहर 25 आएगा, ये हो जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस, और ये होगा y + 3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3x - 4y + 7। ठीक है, 3x - 4y + 7 बाई 4, अच्छा ऊपर में होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तो ये 25 इधर उचका लो, शिफ्ट कर लो उधर, तो ये हो गया x - 2 स्क्वायर प्लस y + 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा
1/25 इंटू 1/4 3x माइनस 4y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 3x माइनस 4y प्लस 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1/25 दिखा, तो ये 1/4 इधर किया, इसको लिखा 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। और इस तरफ क्या है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा है। अब देख लो तुम खुद, तुमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा, ये क्या लिखा हो, ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम x, y टू लाइन, कौन सा लाइन, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ps स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मैंने इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, अंडर रूट करके उसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 2, माइनस 3। अच्छा, तो देखो इस पैटर्न में चला गया, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये जो 1/4 है ये किसका काम करेगा, ई स्क्वायर का, और ये हो गया पी एम स्क्वायर। तो जो लाइन होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं वो तो डायरेक्ट्रिक्स होता है, और जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे फोकस कितना आ रहा है, फोकस आ रहा है 2, माइनस 3। हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है। ओके, तो चलो यहाँ पे तुम एक काम करो, डायरेक्ट्रिक्स बना लो ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया कितना, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे फोकस हो गया 2, माइनस 3, ठीक है। अब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है एलिप्स में, तो उसके लिए तुम एक फंडा समझो, जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड एलिप्स है वो बनाओ एक बार, ठीक है, ऐसे करके स्टैंडर्ड एलिप्स बनाया, ये मान लो फोकस है ए 0, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a बाई। तो मैंने पूछा कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो बड़ा सिंपल है, ये डिस्टेंस होगा a बाई ई, वाई एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है ए ई, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा a बाई ई माइनस ए ई हो जाएगा, a बाई ई माइनस ए ई। अच्छा, तो इससे पैटर्न पता चल गया कि अगर मैं 2 माइनस 3 से इस पर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, a बाई ई माइनस ए ई आएगा, ठीक है। तो चलो a बाई ई माइनस ए ई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 से इस पर परपेंडिकुलर खींचो, कितना खींचोगे, मॉड ऑफ 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25। अच्छा, ई का वैल्यू आ जाएगा ना, ई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1/4 है, देख लो क्वेश्चन में ई स्क्वायर का वैल्यू इज़ 1/4, तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, डालो इसमें, तो ई का वैल्यू 1/2 यानी 2a है ना, माइनस a/2, और ये कितना आएगा 25/5 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। 2a माइनस a/2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4a माइनस a, 3a/2 ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, तो 2a हो जाएगा, तो वो 20/3 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 20/3, आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकाई आर 2 3 -2 3
एंड हुज सेमी माइनर एक्सिस इज ऑफ लेंथ √5। देखो अगेन दोनों जो फोकाई है उसका y कोऑर्डिनेट सेम है 3, यानी दोनों फोकाई लाई ऑन लाइन y इक्वल टू 3। ठीक है, अब y इक्वल टू 3 लाइन बना लो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसी लाइन, ये लाइन जो होगा इस एलिप्स का क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे करके माइनर एक्सिस बना लो। ठीक है, तो एक फोकस हो गया -2 3 और एक फोकस हो गया 2 3। ठीक है, एक फोकस -2 3, एक फोकस 2 3। दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होता है वो एलिप्स का सेंटर होगा। तो सेंटर कितना हो जाएगा 2 - 2 0, 3 + 3/2 यानी 3। अब मैं बोल सकता हूँ इस एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, x - अल्फ़ा होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y - बीटा होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब ये जो एलिप्स है शिफ्टेड एलिप्स है, सेंटर इसका अल्फ़ा बीटा पे। तो सेंटर कहाँ पे है 0 3 पे, तो x - 0 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। हमें बस a और b का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2ae होता है। इस एलिप्स के लिए दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है। तो यहाँ पे 2ae का वैल्यू कितना है, वो है डिस्टेंस बिटवीन -2 3 एंड 2 3। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ae का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, a इंटू ई का वैल्यू 2 हो गया। अब सेमी माइनर एक्सिस इज ऑफ लेंथ √5, यानी b, सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है b, उसका लेंथ √5 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यूज़ करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ये रिलेशन हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए होता है और वर्टिकल के लिए क्या होता है, वर्टिकल के लिए होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पहचानते हैं, a और b का वैल्यू देख के। अगर a का वैल्यू b से बड़ा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स और b का वैल्यू a से बड़ा तो वर्टिकल एलिप्स। ओके, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। डालो यहाँ b स्क्वायर का वैल्यू 5, a स्क्वायर है ना माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, और a e का वैल्यू 2 है, तो a स्क्वायर e स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है। अच्छा 9 आ रहा है तो फिर b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का वैल्यू फिर b स्क्वायर का वैल्यू तो 5 है ही पहले से ही। तो बस क्वेश्चन हो गया ना, कितना हो जाएगा इक्वेशन कितना होगा x - 0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर यानी 9 प्लस y - 3 होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर यानी 5 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इसका रिजल्ट ना याद रखो, रिमेंबर। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ एलिप्स है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस दिस बी अल्फा एंड बीटा, प्रूव दैट tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 e - 1 बाई e+1 और e+1 बाई e-1। ठीक है, तो तुम्हें काम करो एलिप्स बनाओ। ये एलिप्स हो गया। क्या बोला, इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, ये इसका फोकस बनाओ एस। इसका दो फोकाई होगा a,0 माइनस a,0। तुम तो ये फोकस ले लो और क्या बनाओ फोकल कॉर्ड बनाओ। तो ये फोकल कॉर्ड हो गया। ठीक है, पी क्यू। क्वेश्चन में बोला इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड पॉइंट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो पी का इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, तो एलिप्स के ऊपर अगर किसी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल थीटा होता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है a cos थीटा b sin थीटा। तो p और q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, p होगा a cos अल्फ़ा b sin अल्फ़ा है ना, q हो जाएगा a cos बीटा एंड b sin बीटा। क्वेश्चन में तो बोला ना इसेंट्रिक एंगल अल्फ़ा बीटा है, तो आपको ये प्रूव करना है tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2। ओके, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ पी क्यू।
तो एलिप्स के ऊपर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, इसको याद रखना डायरेक्टली। वो होता है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है। इस इक्वेशन को आई वुड सजेस्ट डायरेक्टली याद ही रखना, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक डिराइव करते रहोगे। वैसे डेरिवेशन भी कर सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन तुम्हें मालूम होगा तो उससे डिराइव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये इस पी क्यू का इक्वेशन हो गया। इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, ए कॉमा ज़ीरो से, ए कॉमा ज़ीरो से पास कर रहा है ये, तो इसमें सेटिस्फाई कराओ ए कॉमा ज़ीरो इस इक्वेशन में। तो एक्स की जगह ए ही डालो, तो ए ई बाई ए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से ए कटेगा, तो तुम देख सकते हो कि, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब क्या करो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा काम तो ट्रिगो में बहुत बार करते हैं, है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है मालूम होगा तुम्हें, कि अगर ए बाई बी की वैल्यू सी बाई डी होता है तो हम ऐसे लगाते हैं ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। लगाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और इधर क्या होगा, ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1, बिकॉज ई के नीचे क्या है, 1 है। अब ध्यान से सुनो, ऊपर में क्या अप्लाई करोगे, ये अप्लाई करोगे कॉस सी प्लस कॉस डी, और नीचे में क्या अप्लाई करोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो वो होगा सॉल्व करने पे 2 कॉस, है ना, अल्फ़ा बाई 2 आएगा इंटू कॉस बीटा बाई 2 आएगा, और नीचे आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 आएगा, साइन बीटा बाई 2 आएगा, ठीक है, और इस तरफ हो गया ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1। तो बस अब इसके बाद 2 से 2 कटेगा, कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1। तो पलट दो इसको, है ना, रेसिप्रोकल ले लिया, तो कॉट का रेसिप्रोकल tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे tan बीटा बाई 2, और इस तरफ कितना हो जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल, तो ई माइनस 1 बाई ई प्लस 1। तो प्रूव हो गया ना, tan अल्फ़ा बाई 2 tan बीटा बाई 2 ई माइनस 1 बाई ई प्लस 1। अच्छा, और का मतलब क्या है, और का मतलब ये है कि अगर तुमने फोकस ये वाला लिया होता माइनस ए कॉमा 0, यहाँ पे तुमने किससे पास करवाया है, ए कॉमा 0 से, अगर इससे पास करवाया होता तो फिर दूसरा वाला रिजल्ट आ जाता, तो मैंने लिख दिया यहीं पे, है ना। सिमिलरली फॉर अदर फोकस माइनस ए कॉमा 0, ये रिज़ल्ट मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रख लेना इस रिज़ल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस टू द एलिप्स दिस इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द सर्कल दिस, देन द वैल्यू ऑफ फाई आर। अब सबसे पहले समझो, कोई लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट होता है तो क्या होता है कहानी, सर्कल पे, एक सेकेंड, कोई लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो कंडीशन ये होता है
कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर खींचते हैं, वो उसके रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। अगर ये कंडीशन कोई लाइन सेटिस्फाई करता है तो वो लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट दिस, अब ये एलिप्स क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 256 बाई 11 ऐसा इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया 4 और बी का वैल्यू हो गया 16 बाई रूट 11। तुम्हें मालूम है एलिप्स के ऊपर पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा इसेंट्रिक एंगल होता है। तो यहाँ पे फाई लिया है थीटा ना लेके, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वही बोला 4 कॉस फाई, क्योंकि ए का वैल्यू 4 है, बी साइन थीटा यानी 16 बाई रूट 11 साइन फाई। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो इस सर्कल का भी टेंजेंट है, तो वैल्यू ऑफ फाई। ओके, तो पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। अब किसी भी कोनिक सेक्शन में याद रखना, किसी भी कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन में कौन कौन काउंट हो जाएगा, सर्कल भी काउंट हो सकता है, पैराबोला, ठीक है, एलिप्स या फिर हाइपरबोला, कुछ भी टेंजेंट लिखना हो x1 y1 पे, x1 y1 पे टेंजेंट कितना होता है, होता है t बराबर 0। पढ़ा होगा तुम लोगों ने कहीं ना कहीं, t बराबर 0 होता है x1 y1 पे टेंजेंट। अच्छा, t कैसे लिखते हैं, फॉर t लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 बाई 2 एंड xy को रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस yx1 बाई 2 से। तो अब इस एलिप्स के ऊपर लिखो टेंजेंट, x1 y1 कौन है, ये है, तो टेंजेंट क्या होगा, 16 एक्स स्क्वायर की जगह x1, तो x इंटू x1 कितना है 4 कॉस फाई प्लस 11 वाई स्क्वायर की जगह y1, तो y इंटू 16 बाई रूट 11 साइन फाई, दिस इज इक्वल टू 256। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया 64x कॉस फाई प्लस, है ना, 16 रूट 11 y साइन फाई इज इक्वल टू 256। पूरे में 16 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 4x कॉस फाई प्लस रूट 11 वाई साइन फाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, इस सर्कल का सेंटर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, मतलब 1,0 पे, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 1 प्लस 15 है, यानी 4 है रेडियस। तो बनाओ सर्कल, इसका सेंटर है 1,0 और इसका रेडियस है 4, और ये लाइन टेंजेंट है, कौन सा लाइन, ये। तो 1,0 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो डालो परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ 1,0 मतलब x की जगह 1, तो 4 कॉस फाई प्लस y वाला 0 माइनस 16 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4 कॉस फाई का होल स्क्वायर, यानी 16 कॉस स्क्वायर फाई प्लस 11 साइन स्क्वायर फाई, एंड दिस शुड बी 4। तुम्हें दिख रहा है कि 4 कैंसिल लेके कट जाएगा, तो कितना आएगा, वो आएगा मॉड ऑफ cos 5 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 cos स्क्वायर 5 प्लस 11 साइन स्क्वायर 5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 5 प्लस 16 माइनस 8 cos 5 इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, तो 11 माइनस 11 cos स्क्वायर 5।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 11, 5 माइनस 4 1, 4 कॉस स्क्वायर 5 प्लस 8 कॉस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज तो कर ही सकते हो, 4 कॉस स्क्वायर 5 प्लस ये हो जाएगा 10 कॉस 5 माइनस 2 कॉस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 5 इंटू 2 कॉस 5 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2 कॉस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, कॉस 5 का वैल्यू -5/2 आएगा और 1/2 आएगा। अब कॉस 5 कभी भी -5/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो भी होता है -1 से 1 में होता है। तो देयरफॉर कॉस 5 का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। तो 5 क्या क्या हो सकता है, एक तो π/3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -π/3 भी हो सकता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है प्लस कॉस थीटा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, प्लस माइनस π/3। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स दिस एंड दिस। अच्छा, मतलब आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि इन दोनों एलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एलिप्स कैसा है, मतलब अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो पहला वाला एलिप्स कुछ ऐसा होगा और दूसरा वाला एलिप्स कुछ ऐसा होगा। तो बोला कि एक सर्कल है जो चारों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन से। इस सर्कल का तुम मुझे इक्वेशन बताओ। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेड सर्कल। तो इसमें तुम कॉन्सेप्ट ये समझो, द कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी दो कर्व्स है, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0। पहले वाले कर्व का इक्वेशन क्या है, S1 इक्वल टू 0, दूसरे वाले कर्व का इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उन दोनों के जैसे कर्व मान लो ऐसे है, दूसरा कर्व मान लो ऐसे है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से अगर कोई कर्व पास करेगा कोई, है ना, तो इस कर्व का इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। तुम फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ते हो, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ते हो। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या बोलते हो, एक लाइन अगर L1 इक्वल टू 0 है, एक लाइन अगर L2 इक्वल टू 0 है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। सर्कल में भी तुम ऐसा ही बोलते हो। ठीक है, तो ये हर कर्व के लिए वैलिड है कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो हमने लिखा है यहाँ पे, चलो पहला वाला एलिप्स E1 है, E1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, फर्स्ट एलिप्स। अच्छा, सेकेंड एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका S1 इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका S2 इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसे बोला कि इक्वेशन ऑफ एनी कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 इज कितना होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तुम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर नहीं लैम्डा, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोला कि जो कर्व पास करेगा एलिप्स के इंटरसेक्शन से वो सर्कल होना चाहिए। बोला ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो
इफ़ अगर ये जो कर्व है मैंने लिखा यहाँ पे, इफ़ इट इज़ अ सर्कल, अगर ये एक सर्कल है तो सबसे पहला बात कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो लिख लो अभी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होता है। तो ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, जब a बराबर b होता है, ठीक है, दूसरा जब h बराबर 0 होता है ना, और तीसरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलो इसको तुम भूल जाओ, ये तो पता होगा कि a इक्वल टू b होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर करो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा, इसको बराबर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा के। तो यहाँ से लैम्डा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बस लैम्डा का वैल्यू 1 उठा करके इस इक्वेशन में डाल दो, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन है कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, इफ अ टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 of the ellipse this is a normal to the circle this, then the maximum value of AB. This is also a good question, ठीक है। अब देखो, कोई भी सर्कल में अगर कोई नॉर्मल है, ध्यान से सुनना, सर्कल में अगर कोई लाइन नॉर्मल है तो क्या होता है, वो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो सर्कल के केस में जो भी नॉर्मल होता है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर है -2, 0, ठीक है। तो ये नॉर्मल इससे पास करेगा। अब एक काम करते हैं, इस एलिप्स पे, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तुमने पढ़ा होगा। इसका स्लोप, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे टेंजेंट का इक्वेशन है, जिसका स्लोप m होता है, यहाँ पे स्लोप कितना है, 2 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस रूट 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो टेंजेंट है एलिप्स का, ये नॉर्मल है सर्कल का, नॉर्मल ऑफ सर्कल। तो अगर ये नॉर्मल है मतलब सर्कल के सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन पासेस थ्रू सेंटर, दैट इज़, अब सर्कल का सेंटर कितना था, -2, 0, तो रखो -2, 0 इसमें। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 यानी 4, -4 प्लस रूट 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको उस तरफ शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी पूछा है। हमेशा याद रखो, हर साल क्वेश्चन आता है ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो मैक्सिमम मिनिमम जब भी आए ना क्वेश्चन, तो दिमाग में एक बार याद रखना, मैक्सिमम मिनिमम जब भी आए तो एम जी एम इनइक्वालिटी ज़रूर याद रखना। क्या होता है, एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम होता है, ठीक है। तो हमने लगाया अप्लाई एम इज़ ग्रेटर इक्वल टू जी एम ऑन किस पे 4a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर पे लगा दो। तो एम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 है, 16 बाई 2 कितना होगा, 8, ग्रेटर इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से 2ab लेस इक्वल टू 8, तो ab इज लेस इक्वल टू 4, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी जो है 4 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए, ठीक है।
दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस कॉन्सेप्ट में अभी तक जेई मेंस में पूछा नहीं है, बट पूछेगा तो पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है. अब दूसरा जो पार्ट है इसका, वो फर्स्ट पार्ट पे ही बेस्ड है. फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड है दूसरा पार्ट. तो देखते हैं कैसे बनेगा. क्या फर्स्ट पार्ट? फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल ऑफ द एलिप्स फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना. अच्छा, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो एक एलिप्स बनाओ. चलो एक्स वाई एक्सिस का ज़रूरत नहीं है. एलिप्स बना लिया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. यहाँ पे इसका सेंटर है और ये इसका नॉर्मल है ना, ये ऐसे करके टेंजेंट है और यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल. तो इस एलिप्स का सेंटर कितना है? 0,0. क्या बोला? फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल फ्रॉम इट्स सेंटर. तो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी नॉर्मल का, ठीक है, कितना हो सकता है, ये आप फाइंड कीजिए. अच्छा, डिस्टेंस का मतलब समझते हो? डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ रहे हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर नहीं निकालोगे, मतलब कि इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा नॉर्मल पे, और ये मान लिया P है, तो मेरे को P मैक्स निकालना है. P जो भी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वही होगा नॉर्मल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स. अच्छा, तो एक काम करो, ये जिस पॉइंट पे भी नॉर्मल है वो पॉइंट मान लिया M, और वो पॉइंट मान लेते हैं A cos थीटा, B sin थीटा. अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल एट थीटा, इसका इक्वेशन तो भाई पता होना चाहिए. क्या होता है? वो होता है AX sec थीटा माइनस BY cosec थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B². देखो, टेंजेंट और नॉर्मल से ना हर साल बहुत सवाल आता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए टेंजेंट एंड नॉर्मल. AX sec थीटा माइनस BY cosec थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B². अब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालो. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर कितना है? 0,0. उसको P माना है तुमने. P कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ माइनस A² माइनस B² डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कितना? A² sec स्क्वायर थीटा प्लस B² cosec स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये हो जाएगा मॉड A² माइनस B² बाई अंडर रूट ऑफ A² sec स्क्वायर थीटा प्लस B² cosec स्क्वायर थीटा. अब एक चीज़ देखो कि इस डिस्टेंस का तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना. तो फॉर P मैक्सिमम, है ना, P का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए देखो, ये जो A² माइनस B² है, ये तो क्या है? ये दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज A और B तो फिक्स्ड है. वेरिएबल क्वांटिटी कौन है? थीटा. तो जो डिनोमिनेटर है अपना, उसको मिनिमम होना पड़ेगा. अगर किसी भी फ्रैक्शन को मैक्सिमम होना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा. तो मैंने लिखा फॉर P मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. अब इसका मतलब ये है, ये A² sec स्क्वायर प्लस B² cosec स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए. तो नाउ उसको कोई फंक्शन मान लो थीटा का, f ऑफ थीटा मान लिया A² sec स्क्वायर थीटा प्लस B² cosec स्क्वायर थीटा. ओके, अब इसका तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए. इसका मिनिमम कितना होगा ये देखना है. तो उसके लिए इसको पहले ऐसे लिखो, A² sec स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस B² और cosec स्क्वायर को लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. तो ये कितना हो गया? A² प्लस B² प्लस और A² tan स्क्वायर प्लस B² cot स्क्वायर, इसको एक साथ कर लिया. ओके, तो अगेन ये A² प्लस B² तो कांस्टेंट हो गया. अब ये जो है इस पे लगा दो AMGM इनइक्वालिटी. ठीक है, तो लगाओ. तो A² tan स्क्वायर थीटा, अच्छा लगाने से क्या होगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा.
प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना होगा, ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीधा सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 2ab, ये 2ab से बड़ा होगा। तो एक बात बताओ, एफ ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये जो है इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 2ab, तो यहाँ पे 2ab रख दो, तो तुम्हें दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो जो डिनोमिनेटर है तुम्हारा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर, उसका मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब तुम ही बताओ पी मैक्सिमम क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे रूट के अंदर उसका मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया, ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे में क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो मॉड ए प्लस बी कटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये रिजल्ट अच्छे से आप याद रख लो। क्या होता है ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमने प्रूव किया स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, बट दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी एलिप्स। किसी भी एलिप्स में मैक्सिमम डिस्टेंस मॉड ए माइनस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो इसी के बेसिस पे। क्या बोला, अ नॉर्मल इज ड्रॉन टू द एलिप्स दिस इफ मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड टचिंग द नॉर्मल इज 5, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड टचिंग द नॉर्मल इज 5। ओके, तो यहाँ पे एलिप्स बनाओ। इस एलिप्स का सेंटर ऑफ कोर्स 0 0 है। ठीक है, और एक नॉर्मल बना लो। अब एक सर्कल बनाना है जो इस नॉर्मल को टच करे, सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो सर्कल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे टच करेगा इसको, मतलब ये रेडियस सर्कल का रेडियस हो गया। तो सर्कल का रेडियस क्या हो गया, वो हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम सेंटर टू नॉर्मल। जो इलिप्स का नॉर्मल है वो सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो रेडियस ऑफ सर्कल वही हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द नॉर्मल। और तुमने अभी अभी पढ़ा है कि आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है। पढ़ो ना, मतलब जो यहाँ पे P है उस केस में सर्कल का रेडियस हो गया, तो P का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था, मॉड ए माइनस बी, तो रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड ए माइनस बी। अब यहाँ पे A और B डिसाइड करो, तो ये जो चीज़ है ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे चलो कैपिटल ए कैपिटल बी बोल दो यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल ए तो यूज़ किया है, तो ए माइनस बी। अब यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। सिमिलरली बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। नाउ मॉड ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका मॉड कितना हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा, और आर मैक्स का वैल्यू 5 दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो इज़ 5। ठीक है, ओके सॉल्व करो ना इसको, ए स्क्वायर गया, 2a प्लस 2 माइनस 1 1, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2a प्लस 1 का वैल्यू 5 होगा, या फिर 2a प्लस 1 का वैल्यू माइनस 5 होगा, तो 2a विल बी 4 और माइनस 6, तो a का वैल्यू 2 और माइनस 3 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तुम देख सकते हो, अगर पहला पार्ट तुम्हें नहीं पता चलता तो फिर दूसरा पार्ट भी तुम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड था एक दूसरे से। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स दिस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एलिप्स लिखो पहले, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो इस एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट क्या होगा, वो होगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, यानी √2 कॉस थीटा कॉमा 1 इंटू साइन थीटा। ओके, √2 कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा, है ना। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे। ओके, तो एक टेंजेंट खींचो थीटा वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट कितना है, √2 कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और हमें निकालना क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मान लो टेंजेंट ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट किया, तो पहले तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, कितना होता है, t इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर को रखेंगे x(x1), तो x इंटू √2 कॉस थीटा प्लस 2 वाई स्क्वायर की जगह y(y1), तो y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2, यानी √2x कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब तुम एक काम करो, टेंजेंट का अलग से ग्राफ बनाओ। टेंजेंट x और y एक्सिस को जहाँ भी कट करता है उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए अपने को। ये मिड पॉइंट हो गया, जिसका लोकस चाहिए उसको h, k मान लो। तो अब तुम्हें a और b का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने बोला फॉर a के लिए क्या करोगे, देखोगे कि ये टेंजेंट x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो उसके लिए y बराबर 0 रख दो इसमें, इस एलिप्स के इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है 2/√2 कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा √2 सेक थीटा। तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, √2 सेक थीटा कॉमा 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली फॉर b के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू 0 डालोगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2y साइन थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी y का वैल्यू 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा आ रहा है। तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 कॉसेक थीटा। अब a और b तो आ गया। नाउ m जो मिड पॉइंट है a और b का h, k, वो कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फार्मूला से। तो वो होगा √2 सेक थीटा प्लस 0/2, यानी ऐसा √2 सेक थीटा बाई 2 और यह आएगा कॉसेक थीटा बाई 2। तो h का वैल्यू कितना हो गया, सेक थीटा बाई √2, और k का वैल्यू कितना हो गया, कॉसेक थीटा बाई 2। ठीक है, तो सेक थीटा है, यहाँ से कॉस थीटा कितना निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, है ना, सेक थीटा हो गया √2h, तो कॉस थीटा हो गया 1/√2h, और कॉसेक थीटा हो गया 2k, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2k। हमने कॉस और साइन क्यों निकाला है, क्योंकि हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो अब लगा दो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये होगा 1/2h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लोकस के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए h को x से और k को y से, तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये टोटल 10 सवाल हमने करवाए एलिप्स में। तो ये सवाल अगर तुमने कर लिया है 10 सवाल, तो ओवरऑल लगभग चैप्टर रिवाइज हो गया तुम्हारा, क्योंकि इसमें टेंजेंट कवर है, नॉर्मल कवर है, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बात करेंगे।